हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकेडमिक एस। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था। तो इस पार्ट में हम लोग टेलर के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद टेलर ने कौन कौन सी टेक्निक्स दी थी, कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे, ये इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कि टेलर कौन थे। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। Scientific management refers to an important stream of one of the earlier schools of thoughts of management referred to as classical school. तो क्लासिकल स्कूल में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम मानी जाती थी। द अदर टू स्ट्रीम्स बिलोंगिंग टू द क्लासिकल स्कूल आर फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी। मैनेजमेंट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो दो तीन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था और उनकी अलग अलग थ्योरी है, वही हम इसमें जानेंगे। तो पहला तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर ने दी थी, सेकेंड आ जाता है फेयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड थर्ड आ जाता है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो वी विल नॉट बी डिस्क्राइबिंग ब्यूरोक्रेसी हेयर। फेयोल के प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यानी जो टेलर है, टेलर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो टेलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके, सो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. राइट, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनका जो मेन मोटिव रहता था वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे रहता था, यानी वर्कर्स एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते थे। Taylor thought that by scientifically analyzing work, it would be possible to one best way to do it. टेलर ये सोचते थे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और अगर हम वो बेस्ट तरीका ढूंढ लेना तो वो काम बहुत एफिशिएंटली होगा, बहुत इफेक्टिवली होगा, मिनिमम वेस्टेज के साथ होगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। राइट, तो ये आप वन बेस्ट वे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? प्रॉपर एनालाइजेशन और एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप उस बेस्ट तरीके को ढूंढ सकते हो। राइट, तो देखते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में आप क्या क्या पॉइंट्स, अगर आ गया तो क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनके अकॉर्डिंग किसी भी काम को करने का वन बेस्ट वे होता है और साइंटिफिक एनालाइजेशन के थ्रू आप उस वन बेस्ट वे को फाइंड आउट कर सकते हो। देन इनकी जो रिसर्च थी वो फैक्ट्री लेवल पे थी, ये मेनली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे मेन ध्यान देते थे, जैसे आपके एम्प्लॉयज और वर्कर्स। ठीक है, और इन्हीं को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। ठीक है, तो अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, यानी टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे ये देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि साइंटिफिक तरीके से काम करो, रूल ऑफ थंब यानी हिट एंड मिस रूल ना लेके चलो। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Right? तो टेलर ये मानते थे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और वो एक बेस्ट तरीका आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो बाय प्रॉपर एनालिसिस एंड स्टडी। राइट, तो ये क्या बोलते थे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो आप एक साइंटिफिक तरीके से वो तरीका फाइंड आउट करो और उस तरीके से काम करो। जब आप उस तरीके से काम करोगे तो इससे क्या होगा? एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, वेस्टेज आपका कम से कम होगा और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो पाएंगे। ठीक है, अब अगर चेक करते हैं कि क्या इस तरीके से काम हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी आपने कोई स्टडी नहीं की, तो इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके एफर्ट्स वेस्ट होंगे, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस ना आ पाए। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं? साइंस होना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, आप उस तरीके को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? स्टडी और एनालिसिस के थ्रू, और आप काम को करो। इससे क्या होगा कि आपके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर? सेकेंड प्रिंसिपल आ जाता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? हार्मनी मेंटेन रखनी चाहिए, यानी एक
ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए। तो टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी किसी भी जगह पे लोग मिल रहे हैं, लोग साथ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। लेकिन टेलर ये बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट। दोनों यानी मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को ये समझना होगा कि दोनों लोग इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, वर्कर भी इम्पॉर्टेंट है। टू अचीव दिस स्टेट, टेलर कॉल्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब जब आप अपना माइंडसेट ही चेंज कर दोगे कि हाँ, हम सबको साथ में मिलके काम करना है ताकि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए, राइट? तो इससे क्या होगा, एक हार्मनी मेंटेन रहेगी। इट मीन्स दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। अपना माइंडसेट, अपनी थिंकिंग चेंज कर दो, राइट? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी गेन हो रहा है, तो मैनेजमेंट उस प्रॉफिट, उस गेन को वर्कर्स के साथ शेयर करे। एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी हार्ड वर्क करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि अगर कोई कंपनी कुछ चेंज ला रही है तो कंपनी के लिए ही अच्छा होगा, उनके लिए ही अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कुछ गेन हो रहा है, तो वो वर्कर्स के साथ शेयर कर रहा है। और वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो चेंजेस जो आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि कंपनी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाए और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। क्लियर? तो ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का प्रिंसिपल, कि कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, नेगेटिव इन्वायरमेंट या डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, cooperation not individualism. There should be complete cooperation between the labor and the management instead of individualism. This principle is an extension of the principle of harmony not discord. है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल उसी का एक एक्सटेंशन है। जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलता है, राइट? तो ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, राइट? कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों की जरूरत है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप ऑब्जेक्टिव कोई भी अचीव करना चाहते हो तो वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. So Taylor was of the view that the concern for efficiency could be built in right from the process of employee selection. टेलर का ये मानना था कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी लाना चाहते हो तो वो कैसे आ सकती है, एम्प्लॉय सिलेक्शन के प्रोसेस से। यानी जब आप एम्प्लॉय का सिलेक्शन कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो वही डिसाइड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट रहेगी या नहीं रहेगी, राइट? कैसे? ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड, then work assigned should suit her or his physical, mental and intellectual capabilities. हर एक इंसान को आपको साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। देन आप उसको जो भी काम दे रहे हो वो काम उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो। इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे, काम टाइम पे हो जाएगा, एफिशिएंसी आएगी, राइट? लेकिन अगर किसी पर्सन को वो काम आता ही नहीं है और उसको वो काम दिया जा रहा है, ठीक है, वो उसको टाइम लगेगा, एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, हो सकता है उससे वो काम फिर भी ना हो पाए तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो एक पर्सन को उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप काम दो। क्लियर? So, to increase efficiency, they should be given the required training. Efficient employees would produce more and earn more, right? अगर आप efficiency increase करना चाहते हो तो उनको ट्रेनिंग दो। जितने भी आपके efficient workers होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। This will ensure their greatest efficiency and prosperity for both company and the workers. Clear? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन से ये डिसाइड होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस होंगे यानी जो काम होंगे वो एफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। कैसे? एक एम्प्लॉय को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो,
ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप उनको जो भी काम दे रहे हो वो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो। इससे क्या होगा, जब एक इंसान जिसको वो काम आता है वो वही काम करेगा तो इससे एफिशिएंसी आएगी और ये दोनों कंपनी और वर्कर्स दोनों के लिए अच्छा होगा। क्लियर? तो हम लोगों ने टेलर के टोटल 4 प्रिंसिपल्स देखे। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं, तो अब हम उन टेक्निक्स को देखेंगे। पहली आ जाती है फंक्शनल फोरमैनशिप। In the factory system, the foreman represent the managerial figure with whom the workers are in face-to-face contact on the daily basis. अच्छा, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखे थे। टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लास्ट सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल, राइट। जो लास्ट लेवल होता है, ये सुपरवाइजरी लेवल होता है, उसमें आपके फोरमैन आ जाते हैं। फोरमैन कौन होते हैं? फोरमैन इज बेसिकली द लोएस्ट लेवल मैनेजर एंड द हाईएस्ट लेवल वर्कर। यानी मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो सबसे लोएस्ट लेवल मैनेजर होता है और अगर हम वर्कर्स में देखें तो सबसे हायर लेवल वर्कर होता है। ठीक है, तो फोरमैन इज द पर्सन जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है वर्कर से। In the first chapter of the book, you have seen that the foreman is the lowest ranking manager and the highest ranking worker. Thus, Taylor concentrated on improving the performance of this role in the factory setup. अब क्योंकि काम कौन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? वर्कर्स करते हैं। वर्कर्स के साथ तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से कौन सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है? फोरमैन। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि फोरमैन अपनी रोल्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली परफॉर्म करे ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस आए। सो टेलर ने इस पे ध्यान दिया कि अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो आपको फोरमैन पे ध्यान देना पड़ेगा। So in fact, he identified a list of qualities of a good foreman or supervisor and found that no single person could fit them all. This prompted him to suggest functional foremanship through 8 persons. कहानी की तरह समझते रहो। फोरमैन कौन होता है? सबसे लोएस्ट लेवल मैनेजर जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। तो टेलर ने ये सोचा कि फोरमैन ही एक वो पर्सन होता है जो वर्कर से काम करवाता है या वर्कर्स को कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज कर रहा है। तो फोरमैन का जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे फोरमैन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन एक ही इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट लाया, राइट। टेलर एडवोकेटेड separation of planning and execution functions. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. It was known as functional foremanship. ठीक है, अब क्या हुआ, टेलर ने बोला कि एक ही इंसान के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं पाई जा सकती, तो हम उस क्वालिटीज़ को 8 अलग अलग लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, टेलर ने क्या किया, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। क्या बना दिया? एक प्लानिंग फंक्शन और एक हो गया एग्जीक्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा लोएस्ट लेवल तक एक्सटेंडेड है, इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल फोरमैनशिप कह रहे हैं। ओके, तो ये देखो, ये चार्ट है। क्या हुआ, फैक्ट्री मैनेजर 2 टाइप्स के, प्लानिंग इंचार्ज हो गया और प्रोडक्शन इंचार्ज हो गया। प्रोडक्शन हुई, प्लानिंग जो हुई है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो एग्जीक्यूशन फंक्शन हो गया, राइट। तो फैक्ट्री मैनेजर 2 टाइप्स के हो गया, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में 4 आ गए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में 4 आ गए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ठीक है, और ये सब मिलके किसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? वर्कमैन को, यानी वर्कर को। क्लियर? टेलर ने क्या बोला कि फोरमैन एक ऐसा इंसान होता है जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। एक फोरमैन के अंदर 8 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक ही इंसान के अंदर 8 क्वालिटीज़ पाना ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने 8 अलग अलग लोगों को ले आए। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जितने भी इधर 4 हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंदर और इधर 4 हैं प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, ये जो 8 लोग हैं ये फोरमैन के ही लेवल पे हैं, यानी ये लोअर लेवल के ही सारे मैनेजर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं किसको? वर्कर्स को। ठीक है, अब हम इन 8 के फंक्शंस देखते हैं। सो अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड अ प्रोडक्शन इंचार्ज। अभी हम लोगों ने देखा
फैक्ट्री मैनेजर के अंदर प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज आ गया। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आ जाते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड अ डिसिप्लिनेरियन। अब देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, यानी वर्कर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं रूट क्लर्क, स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की रूट क्या होगी, ठीक है। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो टाइम एंड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट आ जाते हैं डिसिप्लिनेरियन, जो आपका ये इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन हो, ठीक है। तो ये 4 आपके आ जाते हैं प्लानिंग में, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन, क्लियर। सेकेंड आ जाता है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज, उसमें 4 लोग आ जाते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। These respectively were responsible for timely and accurate completion of job. ओके, तो स्पीड बॉस क्या देखता है कि टाइमली यानी काम टाइम से और एक्यूरेटली काम कंप्लीट हो, क्लियर। फिर गैंग बॉस, कीपिंग मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स। गैंग बॉस क्या देख रहा है कि जो मशीन्स है वो जब काम पड़े उन चीज़ों का तो वो रेडी, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर बॉस, इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स, यानी ये इंश्योर करना कि जो वर्किंग कंडीशन है मशीन्स की वो ठीक है, राइट, या फिर कुछ खराब हो गया तो उसको रिपेयर करना। एंड लास्ट आ जाते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्लियर। Functional foremanship is an extension of the principle of division of work and specialization to the shop floor. अभी हम लोग आगे फेऑल का एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। उसमें ये बोला जाता है कि कोई भी काम है उसको बांट दो। जब आप काम बांट दोगे तो एक ही इंसान के ऊपर सारा बर्डन नहीं पड़ेगा, और काम जब आप बांटोगे तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी वो काम वो सीखेंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप एक एक्सटेंशन है डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का, ठीक है। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम दीज 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो आपके वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, इन्हीं 8 फोरमैन से ऑर्डर लेंगे और इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। Foremen should have intelligence, education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity, and energy, honesty, and good health. Since all these qualities could not be found in a single person, so Taylor proposed 8 specialists. ठीक है, तो एक फोरमैन के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक ही इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, 8 स्पेशलिस्ट ले आए। Each specialist is to be assigned work according to her or his qualities. हर एक पर्सन को, हर एक स्पेशलिस्ट को क्या कर रहे हैं, काम किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोज विद टेक्निकल मिस्ट्री, इंटेलिजेंस एंड ग्रिट may be given planning work. Those with energy and good health may be assigned execution work. तो इस अकॉर्डिंग आप काम बांट रहे हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है वो ये कहती है, फोरमैन जो होता है वो सबसे लोएस्ट लेवल मैनेजर होता है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है किससे, वर्कर्स से, वही वर्कर्स को ऑर्डर दे रहा है, काम करवा रहा है, तो उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट रहती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो टेलर बोलते हैं कि एक फोरमैन के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन एक ही इंसान के अंदर ये 8 क्वालिटीज पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने 8 अलग अलग लोग ले आए। फैक्ट्री मैनेजर में आपके 2 हो जाते हैं, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में 4 आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज में आपके स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। 8 मिलके क्या करते हैं, वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं और वर्कर्स इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्लियर। तो बेसिकली ये होता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट। सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। Standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods और working conditions. Standardization का मतलब हो रहा है कि हर एक business activity के लिए आपने एक standard set कर दिया है। These standards are the benchmark which must be adhered to during production. तो ये standards क्या होते हैं, benchmark टाइप का सेट हो जाता है कि हाँ इतना तो आना ही आना चाहिए। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे प्लानिंग में कि प्लानिंग हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसमें भी हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं, इतना तो रिजल्ट आपका आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड यानी बेंचमार्क,
The objectives of standardization are to reduce a given line or product to fixed types, sizes and कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी एक तरीके से काम कर रहे हो, प्रोसेस का यूज कर रहे हो, तो उसको आप क्या कर दिए, उस गिवन लाइन को एक फिक्स्ड टाइप में सेलेक्ट कर दिए, यानी इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसी साइज का प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो एक लाइन ऑफ कह सकते हैं प्रोडक्शन आपने सेट कर दिया, ठीक है। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स को इंटरचेंज एबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। जब आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो और इससे आपका काम में आपके मटेरियल्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, राइट। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, यानी आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दियो कि हाँ इतना तो आपको बनाना ही बनाना है, इतनी तो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो अपने आप को इंप्रूव होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव होंगे, राइट। तो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए हो, एक बेंचमार्क सेट कर दे रहे हो कि काम किस तरीके से होगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन। Simplification aims at eliminating superfluous varieties, sizes, and dimensions, while standardization implies devising new varieties instead of the existing ones. ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी चीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ बना दी, अलग अलग साइज बना दिया, तो उसको सिंप्लीफाई करो, राइट, उसको एक तरीके से लाओ, ठीक है। वाइल स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है, डिवाइसिंग न्यू वेराइटीज इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, यानी जो आप एग्जिस्टिंग जो लेके चल रहे हो उसकी जगह एक नई चीज लेके आओ, ठीक है। सो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंप्लीफिकेशन का मेन एम ही यही होता है कि काम को सिंप्लीफाई करो, अननेसेसरी आप प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं करो, मतलब अननेसेसरी जो कह सकते हैं मूवमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको मत करो, राइट। उसको एलिमिनेट करने पे मेन ध्यान देता है। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स, यानी आप काम को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो इससे क्या होगा, आपका ना टाइम वेस्ट होगा, ना कॉस्ट, ना एफर्ट्स वेस्ट होंगे, राइट। आपकी हर चीज़ की कॉस्ट बचेगी, right? So it implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increasing turnover. कम से कम आपकी इन्वेंट्रीज लगेंगी, इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन होगा, राइट, और इससे आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ये बोलता है कि आप किसी भी काम करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, एक बेंचमार्क सेट कर दो। इससे क्या होगा कि जो आपका लाइन ऑफ कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो एक फिक्स हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट। परफॉर्मेंस किस तरह से होनी चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश आप कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें होंगी स्टैंडर्डाइजेशन से। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, मतलब जो आपकी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, अननेसेसरी आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनको एलिमिनेट करो, काम सिंप्लीफाई करो। इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी, टाइम कम वेस्ट होगा, आपके एफर्ट्स कम वेस्ट होंगे, आप कम ही एफर्ट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर पाओगे। तो ये बेसिकली आपकी टेक्निक हो जाती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी। जब हम टेलर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टेलर का ये मानना था कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और आप वो बेस्ट तरीका अगर फाइंड आउट कर लोगे तो इससे काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा, राइट। The objective of method study is to find out one best way of doing a job. There are various methods of doing the job. To determine the best way, there are several parameters, right? So main motive क्या होता है मेथड स्टडी का, कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। अगर आप उस बेस्ट तरीके को ढूंढ लोगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आप इजीली अचीव कर पाओगे, ठीक है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तो तरीका बेस्ट होता है जिसके कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मतलब जिसको अगर उस तरीके से हम काम करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो मेन मोटिव है मेथड स्टडी का कि वो बेस्ट तरीके को आप ढूंढो, ठीक है। उसको ढूंढने के लिए, उस बेस्ट वे को ढूंढने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, एवरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी, ठीक है। टेलर ने क्या किया,
मेथड स्टडी का यूज करके एक असेंबली लाइन वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया। The objective of the whole exercise is to minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of the customer. Okay. सो बेसिकली मेथड स्टडी ये बोलता है कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उस बेस्ट तरीके को आप ढूंढो। ठीक है, आप अगर उस बेस्ट तरीके से काम को करोगे तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के आप गोल इजीली अचीव कर पाओगे, आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाओगे और आपके जो कस्टमर्स रहेंगे वो भी सेटिस्फाइड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, sitting and changing positions etc which are undertaken while doing a typical job। आप कुछ भी एक काम करते हो तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हो, बैठ रहे हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, ये सारे तो मूवमेंट्स होते हैं, राइट। तो मोशन स्टडी बेसिकली क्या है, मूवमेंट्स की स्टडी करना। क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना। Unnecessary movements are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently। मेन मोटिव क्या होता है कि अननेसेसरी मूवमेंट्स जितने भी हैं उनको एलिमिनेट करना ताकि आपका जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। अननेसेसरी मूवमेंट्स उनको एलिमिनेट कर दोगे तो आपको उसी काम को करने में कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गिलबर्ट वर एबल टू रिड्यूस मोशंस इन ब्रिक layering from 18 to just 5. Taylor demonstrated that productivity increased to about 4 times by this process. On close examination of body motions, for example, it is possible to find out कि motions है जो productive हैं, motions which are incidental and motions which are unproductive। यानी आप क्लोजली अगर एग्जामिन करोगे एक बॉडी मूवमेंट्स को तो आप ये पता लगा पाओगे कि आपके कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जो प्रोडक्टिव हैं, दूसरे जो इंसिडेंटल हैं और तीसरे जो अनप्रोडक्टिव हैं। तो इससे क्या होगा, जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं आप उनको एलिमिनेट कर दो तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कंप्लीट कर पाओगे, राइट। स्टडी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स की स्टडी करो, जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दो और जब आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट कर दोगे तो इससे आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा किसी भी काम को करने के लिए और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ जाती है टाइम स्टडी। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। यानी किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है, आपने वो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। Time measuring devices are used for each element of task. The standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings। अलग अलग आपके टाइम मीजरिंग डिवाइसेस आते हैं कि किसी भी काम को करने का कितना टाइम लग रहा है, तो आपने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया। So the method of time study will depend upon volume and frequency of the task, the cycle time of the operation and time measurement cost। जो मेथड है आप टाइम स्टडी का वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क, राइट। फिर साइकिल टाइम क्या है उस ऑपरेशन का एंड टाइम मेजरमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। टाइम स्टडी मतलब आप टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दे रहे हो कि हाँ इस काम को करने के लिए ये स्टैंडर्ड टाइम यानी इतना टाइम लगता है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, ताकि आप ये पता लगा पाओ कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को आपको लाना है, ठीक है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स फ्रेम कर पाओ और उसी के अकॉर्डिंग आप लेबर कॉस्ट सेट कर पाओ। तो टाइम स्टडी इज बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया और उस अकॉर्डिंग अब आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी ये बोलता है कि कोई भी इंसान अगर काम करता है तो काम करते करते थक जाता है तो उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो फैटीग स्टडी बेसिकली स्टडी करना कि कितना रेस्ट दोगे और कितने फ्रीक्वेंसी का रेस्ट दोगे। मतलब देखो, अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही और शी डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। यानी अगर आप एक वर्कर काम करता जा रहा है और उसमें कोई रेस्ट नहीं ले रहा तो वो थक जाता है, राइट। द rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity. This will result in increased productivity। अगर आप बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लोगे और फिर काम करोगे तो इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना वापस आप रिगेन कर पाओगे और सेम कैपेसिटी के साथ आप काम कर पाओगे, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
तो फैटीग स्टडी इज बेसिकली कि एक इंसान जब काम करता है तो वो काम करते करते थक जाता है, राइट, तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। फैटीग स्टडी में हम ये सेलेक्ट करते हैं कि आप एक दिन में कितने ब्रेक दोगे किसी भी वर्कर को, और दूसरा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जैसे मान लो आप एक दिन में 3 ब्रेक दे रहे हो, पहला ब्रेक आप 20 मिनट का दिए, दूसरा ब्रेक आधे घंटे का, और तीसरा ब्रेक आप फिर 20 मिनट का दिए। तो ये हो जाता है नंबर ऑफ इंटरवल्स कि आप 3 इंटरवल दे रहे हो यानी 3 ब्रेक दे रहे हो, और दूसरा हो जाता है फ्रीक्वेंसी यानी कितने कितने मिनट का ब्रेक दे रहे हो। क्लियर? तो फैटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क, राइट, कि आप कितने रेस्ट इंटरवल्स, कितने ब्रेक्स आप दे रहे हो, नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स। क्लियर? फैटीग स्टडी इज बेसिकली कि एक इंसान काम करते करते थक जाता है तो उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो फैटीग स्टडी का मतलब होता है इस चीज़ की स्टडी करना कि आप कितने ब्रेक्स दोगे और कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो। क्लियर? लास्ट आ जाता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। टेलर वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस बेस्ड सिस्टम. He wanted to differentiate between efficient and inefficient workers. The standard time and other parameters should be determined on the basis of work study discussed above. टेलर का ये व्यू था कि पीस बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, यानी जो जितना काम करे उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस दो, राइट। वो चाहते थे कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने बहुत सारे स्टैंडर्ड भी सेट किए थे जिनके बारे में हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं, राइट। The workers can then be classified as efficient or inefficient on the basis of these standards. तो वर्कर्स को हम efficient और inefficient इन स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। He wanted to reward efficient workers. वो चाहते थे कि जो efficient workers हैं उनको वो रिवॉर्ड दे। So he introduced different rate of wage payment for those who performed above standard and for those who perform below standard. ठीक है, जैसे मान लो एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया, अब कोई एक पर्सन उस स्टैंडर्ड के ऊपर तक काम कर रहा है। जैसे मान लो एक सेट हो गया कि एक दिन में 100 यूनिट कम से कम बनानी है, तो 100 यूनिट क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब कोई एक वर्कर है जो 150 यूनिट या 120 यूनिट बना रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एफिशिएंट हो गया। और कोई एक पर्सन है जो सिर्फ 70 यूनिट बना पा रहा है या 90 यूनिट बना पा रहा है, वो क्या हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। अब इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको कोई रिवॉर्ड दो, इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो अगली बार और अच्छा काम करेंगे। जो इनएफिशिएंट है उनको आप ये सब नहीं दे रहे, तो वो एक तरीके से मोटिवेट होंगे कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमको भी ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे, हमको भी रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इस तरीके से उनका मेन मोटिव ये था कि दोनों को मोटिवेट कर दें। एफिशिएंट वर्कर्स क्यों मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो सोचे और अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा। और इनएफिशिएंट वर्कर क्यों मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो वो मोटिवेट हो रहे हैं कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमको भी रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम ये कहता है कि एक पर्सन को आप एक स्टैंडर्ड सेट किए, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग बांट सकते हो, राइट। जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं आप उनको रिवॉर्ड्स दो, ठीक है, उससे वो मोटिवेटेड होंगे। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं आप उनको रिवॉर्ड्स मत दो, वो उससे भी मोटिवेट होंगे कि चलो एफिशिएंट को मिला तो हम भी एफिशिएंट होंगे तो हमको भी मिलेगा। तो ये 7 टेक्निक्स हो जाती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेलर ने दी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप, देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, देन मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटीग स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। हम लोगों ने इस पार्ट में टेलर के बारे में देखा, उनके प्रिंसिपल्स देखे और उनकी टेक्निक्स के बारे में पढ़े। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि मैं आपको बुक से लाइन बाय लाइन काफ़ी चीज़ें क्लियर करवाती हुई लेके चल रही हूँ। तो आप भी वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद अपनी बुक को एक बार अच्छे से रीडिंग करो, राइट। या फिर वीडियो देखते देखते बुक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, आप भी अपने बुक में वो पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करो तो आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रख पाओ, राइट। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलोगे तो लास्ट में आपके पास ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि 12th है, थोड़ा सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फेयोल के बारे में और उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ये दोनों पार्ट्स तब तक आप लोग देख लो। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखा था। एंड इस पार्ट में हम लोगों ने टेलर के बारे में, उनकी टेक्निक्स और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में देखा। अभी तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।